हेलो गाइस, सो दिस इज लेक्चर नंबर 74 जो कि कंटिन्यूएशन में है सेम चैप्टर नंबर 10 के जो हम करते आए हैं। अभी दो थियोरेटिकल लेक्चर्स हमने डिस्कस कर लिया है फ्रॉम चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स गाइस एचसी वर्मा से। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बिकॉज वो काफ़ी लेंदी हो गई थी। तो उस रिगार्ड में गाइज ये थर्ड थियोरेटिकल लेक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ते हैं गाइज। सबसे पहला जो केस फर्स्ट हम लेने जा रहे हैं स्पेशल केस में, वो तब हम जब एफ वेक्टर को ए बी के पैरेलल मानते हैं, दैट इज पैरेलल टू ए बी इज व्हाट द एक्सिस। तो इसको आप एफ वेक्टर को ए बी के पैरेलल मान रहे हो तो क्या होगा? वेल देखो, हमें पता है दैट आर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर आप निकालोगे इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर, दिस इज क्वाइट क्लियर। तो एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बट अभी एफ वेक्टर किसके पैरेलल है? ए बी वेक्टर के पैरेलल है। तो इट मीन्स क्या, ये जो वेक्टर है ये ए बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा बिकॉज एफ वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर पैरेलल, दे बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स। इट मीन्स व्हाट कि इसका कोई भी कंपोनेंट ए बी वेक्टर के अलोंग होगा नहीं। तो इसलिए आंसर क्या होगा? इसका जीरो होगा। मतलब एफ वेक्टर फोर्स का ए बी के अलोंग टॉर्क जो है अबाउट ए बी दैट इज बेसिकली जीरो बिकॉज एफ वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर पैरेलल। दैट इज द फर्स्ट स्पेशल केस। अभी हम केस 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल्सो स्पेशल केस। और ये क्या है? एफ जो है दैट इंटरसेक्ट्स ए बी से एट ओ, किसी भी एक पॉइंट ओ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा दूसरा केस है। तो इसको मैं अलग से फिर से डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। जस्ट सपोज करो दिस इज आर ए बी, ये अपने पास ए बी है एंड दिस इज बेसिकली ओ, और ये ऐसा पी है यहाँ पे और ये यहाँ से ऐसा फोर्स है लाइक दिस। तो ये वाला केस हो गया, केस सेकंड। दैट एफ वेक्टर जो है दैट इंटरसेक्ट्स ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है से एट ओ, ऐसा डायरेक्ट जाके इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, और यही अपने पास पार्टिकल पी मैंने ले लिया यहाँ पे और इस पे बेसिकली फोर्स लग रहा है। तो इस वाले केस को ऐसे दर्शा रहा हूँ मैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ही मैंने ओरिजिन ले लिया है, दैट इज ओ। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है आर वेक्टर इज बेसिकली व्हाट? ओपी वेक्टर, दिस इज बेसिकली आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर भी सेम लाइन पे है, एफ वेक्टर इज ऑल्सो ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ से जब आप आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर निकालोगे तो सिंस आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर ऑन द सेम लाइन, दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर, सेम लाइन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल जो है या तो आप 0 बोल लो या 180 डिग्री बोल लो, दैट इज थीटा। तो जब r क्रॉस f निकालोगे तो ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ r मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ f और साइन थीटा होगा। और साइन थीटा में अगर थीटा 0 या 180 हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट? सेकेंड केस में भी जो टॉर्क है एफ वेक्टर अबाउट ए बी दैट इज नथिंग बट 0। तो सेकेंड केस में भी 0 ही हमारे पास टॉर्क निकल कर आएगा। अभी चलो केस 3 डिस्कस करते हैं। केस 3 एंड केस 4 थोड़ा डिफरेंट टाइप का केस है जिसको आपको समझने के लिए स्क्यू लाइंस को समझना पड़ेगा। तो केस बेसिकली ऐसा है दैट इज एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर बट एफ वेक्टर एंड ए बी वेक्टर डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे। तो ऐसा कब पॉसिबल है? वेल ऐसा स्क्यू लाइंस के केस में पॉसिबल है। स्क्यू लाइंस क्या होता है? नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, मतलब वो दोनों कोप्लेनर नहीं होते। तो देखो एक समझ लो, अपने पास ये प्लेन है, दिस इज प्लेन एक्स एंड दिस इज प्लेन वाई। एक प्लेन पे मैं ऐसा लाइन बनाऊं, एक प्लेन पे ऐसा लाइन बनाऊं, तो ये दोनों लाइन देखो पैरेलल भी नहीं है बट इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। ये इधर भी जाने लगेगा और ये इधर भी जाने लगेगा। तो दीज आर व्हाट? नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। और इसको अगर आप एफ वेक्टर मानोगे, इसको ए बी वेक्टर मानोगे, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है लेकिन एफ वेक्टर और ए बी वेक्टर कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो इस टाइप का केस है ये। दीज आर नोन एज स्क्यू लाइंस। ये स्क्यू लाइंस भी बोलते हैं हम इसको। ये दोनों लाइंस आपस में स्क्यू है। तो इसलिए 3 डायमेंशन में ऐसा पॉसिबल है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है बट वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही। बट ऐसा 2D में नहीं है। 2D में क्या, अगर परपेंडिकुलर होगा तो आप एक्सटेंड करोगे लाइन को तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, बट यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करता। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है बट इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा। तो दीज आर व्हाट? 3D लाइन, स्क्यू लाइन जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार अगर डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे, बिकॉज इसके लिए ये वाला एग्जिस्टिंग डायग्राम काम नहीं आएगा, दिस इज इन 2D। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे केस 3 लिख देता हूँ और वो क्या था? एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर बट एफ वेक्टर एंड ए बी वेक्टर डू नॉट इंटरसेक्ट। ये था हमारे पास, दैट इज केस 3। तो इसके लिए मैं एक नया डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके का मैंने डायग्राम बनाया। यहाँ पे ये देखो जो एक्सिस है ए ओ बी और ये जो रिजिड बॉडी है ये परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ ऐसा केस है हमारे पास। ये जो है ये ऐसा है ये, और ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर है। दोनों डिफरेंट प्लेन पे है। ए भी डिफरेंट प्लेन पे है और ये डिफरेंट प्लेन पे है। सो दोनों यहाँ पे इस बार कोप्लानर नहीं है। पिछले केसेस तक में हमने एक ही प्लेन पे बनाया था बट यहाँ पे अभी डिफरेंट है। ए ओ बी इज इन डिफरेंट प्लेन, उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे ये अपने पास रिजिड बॉडी है। तो ये पार्टिकल पी भी ऑब्वियसली क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज ए बी के परपेंडिकुलर होगा पार्टिकल पी भी, जिसपे ये फोर्स एफ लग रही है। एंड दिस प्लेन इंटरसेक्ट्स दिस एक्सिस एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये प्लेन इस एक्सिस को, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, मैंने बताया अलग अलग प्लेन पे। फोर्स अभी जो है वो रिजिड बॉडी के प्लेन पे ही है। दिस फोर्स इज इन द प्लेन ऑफ दिस रिजिड बॉडी और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। जो यहाँ से पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन ओ से
OP टुवर्ड्स पार्टिकल P, और ये जो फोर्स वेक्टर है उन दोनों के बीच का क्या है एंगल, दैट इज थीटा। तो O को ओरिजिन मान के अगर आप टॉर्क निकालोगे यहाँ पे, सो दैट इज टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, R वेक्टर क्रॉस ऑफ F वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू OP वेक्टर क्रॉस ऑफ F वेक्टर। ये होगा हमारे पास, हमें दिख रहा है यहाँ पे आसानी से। और क्योंकि एंगल थीटा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज RF साइन ऑफ थीटा, इजीली लिख सकता हूँ मैं इसको, दैट इज F डॉट वॉट OS। अभी देखो R साइन थीटा है, F R साइन थीटा, दिस इज R, दिस इज परपेंडिकुलर यहाँ से बनाया गया है, तो R साइन थीटा क्या होगा, R साइन थीटा इज दिस OS, OS इज बेसिकली R साइन थीटा, तो F मल्टीप्लाइड बाई OS भी लिख सकते हो, R साइन थीटा इज OS, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पे OS क्या है, OS इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस AB फ्रॉम O टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखो फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में, आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स की ही लाइन में है, फोर्स जिस लाइन पे एक्शन दिखा रहा है उसी लाइन पे, तो उसको आप उसको एक्सटेंड करोगे तो वहां पे बेसिकली OS ऐसे आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के भी परपेंडिकुलर है और एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है ये OS। इट इज दस द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर, जो OS है दैट इज लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस एंड द लाइन ऑफ फोर्स अलाइक। इट इज दस द लेंथ ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर टू द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स मतलब एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी जो ये टॉर्क का डायरेक्शन होगा दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू बोथ OP एंड F वेक्टर, दैट इज ऑब्वियस। और वो किधर होगा हम ऐसा बोल सकते हैं, एक्सिस पे ही होगा, AB पे ही होगा। क्यों होगा AB पे, बिकॉज AB इज परपेंडिकुलर टू दिस OP वेक्टर एंड AB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स वेक्टर। हमें दिख रहा है फोर्स वेक्टर के भी परपेंडिकुलर AB है और OP वेक्टर के भी परपेंडिकुलर AB है, बिकॉज OP एंड F वेक्टर जो है दोनों सेम प्लेन पे है। दैट्स वाई अभी जो टॉर्क होगा वो कंप्लीटली AB के डायरेक्शन में होगा, एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में होगा। एंड देयरफॉर द टॉर्क अबाउट AB is equal to the magnitude of this torque vector, torque vector के magnitude के equal होगा, and that is what, that is F dot OS, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला है। Thus the torque of F about AB, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, the torque of F vector about AB vector is equal to magnitude of the force F, F का magnitude multiplied by length of the common perpendicular to the force, जो common perpendicular है उसका length to the force एंड द एक्सिस, दैट इज OS, नथिंग बट OS। तो ये भी हम बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली एक डायरेक्शन होगा जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एन कैप। और ये जो OS है दैट इज ऑल्सो नोन एज द लेवर आर्म और मूवमेंट आर्म। ये आप याद रखना गाइस, दिस इज अ टर्म, लेवर और मूवमेंट आर्म ऑफ दिस टॉर्क, इस टॉर्क का। सो दिस OS इज लेवर आर्म और मूवमेंट आर्म ऑफ दिस टॉर्क। ये जो OS है कॉमन परपेंडिकुलर टू द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अभी मैं ये बोला था एन कैप डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो या टॉर्क की डायरेक्शन होती है जो मैंने अभी भी डिस्कस किया इस लेक्चर में। तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। तो कन्वेंशनली जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है गाइस, दैट इज कन्वेंशनली उसको पॉजिटिव लिया गया है, कन्वेंशनली दैट इज पॉजिटिव। और जो क्लॉकवाइज होता है उसको कन्वेंशनली नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। सो अगर आप एक्सिस के थ्रू देखोगे और बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दैट इज द पॉजिटिव टॉर्क, क्लॉकवाइज कर रहा है दैट इज द नेगेटिव टॉर्क। और डायरेक्शन कैसे निकालना है वो मैंने अभी बताया जस्ट इसी लेक्चर में, इससे पहले। तो अभी चलो गाइज हम लास्ट केस देखते हैं, दैट इज केस नंबर 4। केस नंबर 4 इज F वेक्टर एंड AB या OA वेक्टर बोलो जो एक्सिस है आर स्क्यू बट नॉट परपेंडिकुलर। स्क्यू है बट परपेंडिकुलर नहीं है। इससे पहले वाला केस हमने क्या देखा कि स्क्यू था और परपेंडिकुलर था। ये क्या है कि स्क्यू है बट परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ से आप गाइज एक अंदाजा लगा सकते हो, इसके लिए मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ये बहुत ही इजी सा केस है कि जब फोर्स वेक्टर और जो एक्सिस है AB हम ले रहे थे, यहाँ पे OA लिखा मैंने, स्क्यू और परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप टॉर्क निकालोगे, R वेक्टर क्रॉस ऑफ F वेक्टर निकालोगे, तो वो उसका जो डायरेक्शन होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल टू OA वेक्टर आएगा, एक परपेंडिकुलर टू OA वेक्टर आएगा। दो हमारे पास ये टॉर्क कट दो आएगा, एक ये आएगा एक ये आएगा। तो जो पैरेलल टू OA होगा उसका बेसिकली टॉर्क 0 हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर टू OA आएगा उसका केस थर्ड के जैसा हो जाएगा। तो ये वाला ही आप निकालोगे तो दिस विल बी द आंसर, ये आंसर होगा। ये वाला फर्स्ट केस के जैसा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, हमें पता है। सेकेंड केस के जो जैसा होगा वही बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा इस केस 4 में। तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू और भी अच्छे से समझेंगे। अभी तो बहुत ईजी आप समझ गए होगे कि स्क्यू है बट परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब दो कंपोनेंट्स होंगे टॉर्क के, पैरेलल टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। पैरेलल टू द एक्सिस टॉर्क 0, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस केस 3 के जैसा आप निकालोगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो अभी चलो फर्दर डिस्कस करते हैं गाइस। अभी समझो हम अभी तक एक एक फोर्स ही डिस्कस करके चल रहे थे, एक F वेक्टर था हमारे पास, वही डिस्कस करके चल रहे थे। बट अगर कोई बॉडी, रिजिड बॉडी हमारे पास ऐसा होगा जिसपे मल्टीपल फोर्सेज लग रही होंगी, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर एंड सो ऑन, मान लो इतनी सारी फोर्सेज लग रही होंगी, तब आप टोटल टॉर्क कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड द टोटल टॉर्क? वेल, तब आप क्या करोगे, हर फोर्स का आपको
टॉर्क निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये फोर्सेज ये बॉडी पे लग रही है, ये बॉडी है, कोई यहाँ पे फोर्स लगा रहा है किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे, कोई किसी दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, कोई किसी तीसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, ऐसा है। तो अलग अलग पार्टिकल्स पे फोर्स लगा रहा है, तो अलग अलग पार्टिकल्स की आर ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, इसका R3 वेक्टर होगा, इसका R2 वेक्टर होगा, इसका R1 वेक्टर होगा, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट आर होगा, और तभी आपको हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क निकालनी पड़ेगी ऐसा, और फिर इसको ऐड करना पड़ेगा लाइक दिस। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि सारे फोर्स को ऐड कर दे रहे हो। सारे फोर्स को ऐड करने के बाद, मतलब सारे फोर्स को ऐड कर ही नहीं सकते, बिकॉज हर एक फोर्स का आर डिफरेंट है, पोजीशन वेक्टर डिफरेंट है, बिकॉज हर फोर्स अलग अलग पार्टिकल पे लग रही है। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता है कि सेम पार्टिकल पे अलग सेम फोर्स अलग अलग लग रही है, जैसे F1 वेक्टर इस पे ही लग रहा है, F2 वेक्टर इस पे ही लग रहा है, F3 वेक्टर इस पे ही लग रहा है, तो सारे फोर्स वेक्टर इसी पार्टिकल पे लग रहे हैं, तब आप श्योरली सारे फोर्स का रिजल्टेंट ले सकते थे और फिर एक आर वेक्टर के साथ उसका टॉर्क ले सकते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे, एक ही रिजिड बॉडी है बट उस रिजिड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स पे फोर्स वेक्टर्स लग रही हैं, तो उन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का आपको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा और तब इंडिविजुअली टॉर्क निकाल के आपको सबका समेशन करना पड़ेगा। देन यू विल फाइंड द टोटल टॉर्क और नेट टॉर्क ऑन दैट बॉडी बाय ऑल द फोर्सेस अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, क्योंकि एक एक्सिस के अबाउट ही आप निकाल रहे हो। नो, अभी इतनी सारी डिस्कशन के बाद वी आर इन अ करेक्ट पोजिशन टू टेल यू दैट हाउ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जब रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे जीरो हो। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी हम बिल्कुल सही पोजिशन में है ये डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैंने इसकी बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिया अभी तक। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इस चीज को गाइस। सो इट इज नाउ वी शुड नो दैट इट इज नॉट द फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, बट इट इज द टोटल टॉर्क दैट डिसाइड्स द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी का डिसाइड करता है, दैट इज द टोटल टॉर्क नेट टॉर्क, दैट इज नॉट द टोटल फोर्स और नेट फोर्स। सो सीलिंग फैन के केस में नो डाउट टोटल फोर्स जीरो था, बिकॉज सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो टोटल फोर्स जीरो था, बट टोटल टॉर्क जीरो नहीं था। वहां पे टोटल टॉर्क वाज नॉट जीरो, दिस वॉज नॉट जीरो, और यही टोटल टॉर्क जो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहा था। लेकिन अगर कोई फोर्स ही प्रोवाइड ना करे, फोर्स अगर नहीं प्रोवाइड करेगा तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन देयर मस्ट बी अ टॉर्क, और टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए देयर मस्ट बी अ फोर्स, हमने देखा। बट ऐसा नहीं है कि नेट फोर्स होनी चाहिए बॉडी में। अगर नेट फोर्स जीरो है बॉडी में तब भी टॉर्क प्रोड्यूस हो सकती है। ऐसा केस देखो, यहाँ पे ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो अभी देखो नेट फोर्स जो है जीरो हो गई बॉडी में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, बट ये दोनों फोर्स मिलकर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है बॉडी में। तो नेट फोर्स जीरो है तब भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा गाइस। तो इसको मैं और भी अच्छे से डिस्कस करने के लिए एक डायग्राम बनाता हूँ अभी। तो ये एक रिजिड बॉडी मैंने लिया है जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस AB के अबाउट रोटेशन कर रहा है। दिस इज आर बेसिकली रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस AB। और ये एक पार्टिकल पीस रिजिड बॉडी का मैंने कंसिडर किया है ऑफ मास से स्मॉल m, जो कि इस पॉइंट O को मान लो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ऑफ रेडियस r, दिस इज ऑफ रेडियस r, उस सर्कल में बेसिकली रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है पार्टिकल पीस P की, तो वहां से अगर आप रेडियल एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालोगे, बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर सर्कुलर मोशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन अगर आप निकालोगे सो दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। अगर वेलोसिटी v से ही रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है, v मैंने माना, तो दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल फोर्स कितनी होगी हमारे पास, वेल रेडियस फोर्स होगी mv स्क्वायर अपॉन r, दैट विल बी द रेडियल फोर्स। सिमिलरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितनी होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी dv बाई dt। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, वेल टेंजेंशियल फोर्स होगा m dv बाई dt, दिस इज बेसिकली द टेंजेंशियल फोर्स। तो इसको मैं फर्दर अगर रिड्यूस करूंगा m dv बाई dt को, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो m dv अपॉन dt, v इज वॉट, दैट इज r ओमेगा। So m r बाहर आ जाएगा बिकॉज r इज कॉन्स्टेंट, d ओमेगा बाई dt इज वॉट अल्फा। सो m r अल्फा इज बेसिकली द टेंजेंशियल फोर्स, अल्फा इज वॉट, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि मैंने बताया अभी। और इस रेडियल फोर्स को भी मैं अगर v को r ओमेगा लिख दूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो m अपॉन r, दिस इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, दिस इज वॉट m r ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया रेडियल फोर्स। तो अगर रेडियल फोर्स की टॉर्क की मैं बात करूं तो देखो रेडियल फोर्स का डायरेक्शन रेडियस के अलॉन्ग ही होगा, लाइक दिस या लाइक दिस, मतलब कोई भी रेडियस के डायरेक्शन में होगा रेडियल फोर्स का डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई जो टॉर्क होगा इस रेडियल फोर्स का वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग दिस एक्सिस, AB एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। R क्रॉस F होगा तो रेडियस के डायरेक्शन में ही ये रेडियल फोर्स की भी डायरेक्शन है, तो दैट्स वाई उसका टॉर्क जो होगा जीरो होगा, बिकॉज साइन थीटा मैंने बताया था 0 या 180, तो साइन थीटा जीरो होता है उस पर, तो दैट्स वाई जो रेडियल फोर्स है उसका टॉर्क तो जीरो हो गया। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स बचा, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स, ये हमारे पास बचा। तो mr अल्फा है हमारे पास, इसका टॉर्क निकालोगे
सो दैट इज मल्टीप्लाइड बाई आर हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज ये टेंजेंशियल होगा. सो दैट इज वॉट एम आर स्क्वायर एल्फा, दैट इज द टॉर्क ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स. ये हमारे पास आया. और सिर्फ इसी फोर्स का टॉर्क बेसिकली लग रहा है, क्योंकि रेडियल फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो गया, तो सिर्फ इसी फोर्स का बेसिकली टेंजेंशियल फोर्स का ही टॉर्क लग रहा है अबाउट दिस ए बी एक्सिस. Thus the torque of the resultant force acting on P is basically what? mr square alpha. Therefore now summing over all the particles, the total torque of all the forces acting on all the particles of the body is, उसको आप कैसे लिखोगे? Well, उसको आप ऐसे लिखोगे, this is total, that is equal to sigma I mi ri square alpha, like this, and that is equals to what? That is equals to I alpha, जहां से I को मैं लिख सकता हूं सिग्मा I mi ri square. दिस इज आर I. एंड दिस I इज वॉट? दिस I इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. इस I को हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट ए बी. यहाँ पे अबाउट ए बी, where AB is what here? Axis of rotation. ये क्या है हमारे पास? This is axis of rotation. अब यहाँ पे आप गौर करो, mi is basically the mass of the ith particle, और उस ith particle की distance जो axis से है that is ri, perpendicular distance from the axis that is ri. So ये एक relation हो गया. दूसरी relation हमारे पास ये भी है, that is total torque और net torque is what? That is ri vector cross of fi vector sigma I. ये भी हमारे पास है. तो ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, जहां पे Fi वेक्टर इज बेसिकली द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ith पार्टिकल. सेम ith पार्टिकल जिसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा था. कोई भी ith पार्टिकल होगी, उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज Fi वेक्टर. और ये रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली क्या होगा? एक तो वो फोर्स जो दूसरे पार्टिकल इस पे लगा रहे होंगे, सारे दूसरे पार्टिकल ith पार्टिकल पे लगा रहे होंगे, और एक रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू लग रही होगी इस पे. तो इन दोनों का समेशन होगा बेसिकली ये Fi वेक्टर. तो इसको मैं फर्दर अगर और सिंप्लीफाई करके लिखूं यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा आई आर आई वेक्टर, ये हो गया एक टर्म, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा जे नॉट इज इक्वल टू आई एफ आई जे वेक्टर प्लस एफ आई एक्सटर्नल फोर्सेज, लाइक दिस. ऐसा लिख सकता हूँ. ये वो टर्म हो गया जो कि ith पार्टिकल को सारे अलग अलग पार्टिकल्स लगा रहे, ऑल अदर पार्टिकल्स आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द ith पार्टिकल. ये वो टर्म हो गया, और ये नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया ith पार्टिकल पे. तो इन दोनों का समेशन करके मैं Fi वेक्टर को लिख सकता हूँ. तो Fij वेक्टर क्या हुआ? बेसिकली Fij वेक्टर इज फोर्स ऑन द ith पार्टिकल बाय द jth पार्टिकल. ये हो गया Fij वेक्टर. एंड Fi एक्सटर्नल वेक्टर इज बेसिकली द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ith पार्टिकल. तो अभी हम इस टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म को जब दोनों ही I और J पे समेशन परफॉर्म करोगे आप, तो फर्स्ट समेशन बेसिकली ऐसा पेयर्स कंटेन करेगा, दैट इज Ri वेक्टर क्रॉस ऑफ Fij वेक्टर लाइक दिस प्लस Rj वेक्टर क्रॉस ऑफ Fji वेक्टर लाइक दिस. ऐसा समेशन आएगा जब R के साथ इसको आप कंबाइन करोगे व्हाइल परफॉर्मिंग द समेशन. बट न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है दैट इज Fij वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Fji वेक्टर. ये हमें ऑलरेडी पता है. दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए. और इसलिए ये पेयर कैसा बन जाएगा? वेल Ri वेक्टर माइनस ऑफ Rj वेक्टर ऐसा क्रॉस ऑफ Fij वेक्टर ऐसा रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्योंकि ये हमारे पास, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ. अभी देखो यहाँ पे Ri वेक्टर माइनस ऑफ Rj वेक्टर, कोई भी ith पार्टिकल होगा, कोई भी jth पार्टिकल होगा, एक ओरिजिन से हम देखेंगे. दिस इज सपोज Ri वेक्टर, दिस इज सपोज Rj वेक्टर. तो जो Rij वेक्टर होगा, Ri माइनस ऑफ Rj वेक्टर, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, और फोर्स की भी डायरेक्शन इधर ही होगी. Fij वेक्टर जो होगी उसकी भी डायरेक्शन इसके पैरेलल या इसके मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री पे होगी. तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा. तो ऑब्वियसली ये जो होगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट साइन 0 या साइन 180, वो भी 0 हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म वाला जो टर्म है, जब समेशन परफॉर्म करोगे तो ये ऐसे ही 0 हो जाएगा. ये अल्टीमेटली समेशन के दौरान सारा ही इस टाइप का टर्म आ जाएगा ऐसा, और न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाओगे तो सारा ही 0 आ जाएगा ऐसा, बिकॉज डायरेक्शन सेम है. Ri वेक्टर माइनस ऑफ Rj वेक्टर क्रॉस ऑफ Fij वेक्टर का, और तभी ये टर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा. तो हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, दैट इज सिग्मा I Fi एक्सटर्नल. ये हमारे पास ही सिर्फ एक टर्म बचेगा. सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का जो भी नेट होगा उसकी जो टॉर्क की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, सिर्फ वही टोटल टॉर्क में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. तो जो ith पार्टिकल पे बाकी अलग अलग पार्टिकल सेम बॉडी के लगा रहे, उसका फाइनल मतलब नेट टॉर्क, टोटल टॉर्क निकालोगे तो अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा. अगर आप पूरे बॉडी पे समेशन कर दोगे तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पे टोटल टॉर्क में. ये बताने के लिए मैंने ये यहाँ पे डेरिवेशन किया गाइस. Thus, it is necessary to consider only the torques of the external forces applied on the rigid body. और तभी वहां से मैं लिख सकता हूँ that tau external that is equals to I into alpha. ये मैं अभी लिख सकता हूँ वहां से, यहाँ से. दिस इज बेसिकली टॉर्क एक्सटर्नल दैट इज इक्वल्स टू I into alpha, जहाँ पे टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ही अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इवेल्युएट किया जा रहा है.
तो अभी यहाँ से आप टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन में सिमिलैरिटीज अगर देखोगे या फिर डिससिमिलैरिटीज अगर देखोगे बिटवीन द बिहेवियर ऑफ दिस मास एंड आई, मास और आई के बीच में, तो मास आपको क्लियरली पता चल रहा है किसी भी एक्सिस के या ओरिजिन के डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बट आई इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन चूजन, जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने चूज किया उस पर डिपेंडेंट है आई। आई इज वॉट सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर, तो ये डिपेंडेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन चूजन, बट एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन और ओरिजिन और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज एम इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, एम बॉडी का प्रॉपर्टी है। और ऐसा तब तक ही सही है जब तक आप लाइट के कंपैरेबल स्पीड की बात नहीं कर रहे हो, लाइट के स्पीड से बहुत ही कम स्पीड पे बात कर रहे हो, तो ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है जो मैं यहाँ पे दिया हूँ। अगर उसके कंपैरेबल बात करोगे फिर कुछ और ही चीजें होंगी, तो वो अपने डिस्कशन के स्कोप में नहीं है, बट मैंने फिर भी बता दिया एक एक्स्ट्रा पॉइंट। दूसरी बात, ये जो आर आई है इस केस में, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिन, ये भी ओरिजिन पे डिपेंडेंट है और तभी आई ओरिजिन पे डिपेंडेंट है, मतलब कहाँ से आप एक्सिस ले रहे हो, कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो चेंजिंग द एक्सिस चेंजेस दिस आर आई एंड दैट्स व्हाई आई जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो चेंज हो रहा है। तो ये कैसे डिफरेंट बॉडीज के लिए कैलकुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग इंटीग्रेशन, ये हम अभी फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में गाइस। डिफरेंट शेप्स के बॉडीज, ज्योमेट्रिकल शेप्स, डिफरेंट अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स में आई कैसे निकाला जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे गाइस, तो वो लेटर सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो एक और नोट करने वाली पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो टॉर्क है आई इंटू अल्फा, दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट रूल ऑफ नेचर, ये इंडिपेंडेंट रूल ऑफ नेचर नहीं है, इट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द मोर बेसिक्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जितनी बेसिक चीजों से ही डिराइव हुई है, तो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ नेचर नहीं है, आप इसको वैसा मत समझना गाइस। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, इसके आगे की जो टॉपिक है, अभी काफी सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं इस लेक्चर के, इस चैप्टर के, चैप्टर 10 रोटेशनल मैकेनिक्स, तो अभी मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा इसको गाइस। तब तक के लिए आप इन दोनों लेक्चर को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक अच्छे से समझ में ना आता हो तब तक के लिए देखो गाइस। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।